डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर एस अकेडमी एकेट्यू। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 1.10। अब तक हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स पढ़ लिया है। अब हम एक कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअल में कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो रेडिएशन की वेव नेचर को शो करता है कि रेडिएशन जो है, because radiation has dual nature, they behaves as a wave as well as particle। रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअली में है क्या? When a beam of X-ray is scattered by a substance of low atomic number, the scattered radiation consists of two components. One has the same wavelength as the incident ray, जिसको हम कहेंगे unmodified radiation, and the other has a slightly longer wavelength, जिसको हम कहेंगे modified radiation। तो कहने का मतलब है, थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं आपको, कि यदि कोई एक्सरे फोटोन कह रहा है कि कोई एक्सरे फोटोन है साहब, ये इधर से आ रहा है एक्सरे फोटोन, दिस इज एक्सरे। चूंकि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसको फोटोन कहता हूं। तो एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड होता है, यानी कि वो टक्कर मारता है किसी इलेक्ट्रॉन को और वहां से स्कैटर्ड हो जाता है। उसने टक्कर मारी इस इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन तो हो गया रिकॉइल इस डायरेक्शन में, और फोटोन जो है किसी दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। तो जब किसी एक्सरे फोटोन को, कोई एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड होता है किसी लो एटॉमिक सब्सटेंस से जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के मटेरियल, तो किसी ऐसे लो एटॉमिक सब्सटेंस से एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड हो गया तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे उस फोटोन में, यानी कि वो जो स्कैटरिंग या जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसमें दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट तो होगा वन हैज सेम वेवलेंथ, वो तो होगा बिल्कुल सेम वेवलेंथ का, जैसी ये आई थी ऐसी ही, और उसको कहेंगे हम अनमोडिफाइड। और दूसरी होगी कुछ लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। भाई आप किसी को टक्कर मार रहे हो तो आप उसे अपनी एनर्जी दोगे तो कुछ थोड़ी बहुत, तो वो एनर्जी आप दे दोगे उसको। तो जब आपने उसको एनर्जी दे दी तो इसका मतलब आपकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वो बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ स्कैटर्ड हो जाएगा, उसको हम कहेंगे मॉडिफाइड रेडिएशन। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट वेवलेंथ गिव्स कॉम्पटन शिफ्ट। यानी कि इस फिनोमिना को ही, जिसमें उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और जो डिफरेंस है किसका, स्कैटर्ड और इंसिडेंट रेडिएशन का, वो देता है हमें कॉम्पटन शिफ्ट। मैंने मान लिया लैम्डा तो इसकी वेवलेंथ है और लैम्डा डैश है स्कैटर्ड की, तो स्कैटर्ड माइनस ओरिजिनल इंसिडेंट, जिसे ये होगी डेल्टा लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ, ये कहता है। तो इसमें हम दो अजम्पशन लेके चलते हैं मेनली। पहला अजम्पशन है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टारगेट। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक्सरे फोटोन, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे फोटोन और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है उसका इंटरेक्शन है साहब। इधर से एक्सरे फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन इधर को रिकॉइल हो गया, एक्सरे फोटोन बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ इधर को चला गया। द कोलिजन रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। कोलिजन को हम पूर्ण रूप से, यानी कि टक्कर को, संघट को, जो उसने टक्कर मारी है इसको, आके इस फोटोन ने टक्कर मारी है इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इस कोलिजन को हम पूर्ण रूप से रिलेटिविस्टिक मानते हैं और इलास्टिक मानते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ किसी भी फॉर्म में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड, और इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन फुलफिल होल्ड होता है साहब। तो इस तरीके से ये कुछ अजम्पशंस है हमारी। तो मैं ले लेता हूं कॉम्पटन इफेक्ट का। सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। तो मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन, इधर से आ रहा है एक एक्सरे फोटोन, दिस इज एक्सरे, ये है एक्सरे फोटोन। मैं जानता हूं एक्सरे फोटोन की एनर्जी होगी इक्वल टू एच न्यू, और उसका मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी। मोमेंटम होता है एनर्जी अपॉन सी फोटोन के लिए। इसने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इलेक्ट्रॉन हो गया इधर को रिकॉइल, इसको मैं कहूंगा यह है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और ये फोटोन जो है मेरा, फोटोन बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ इधर को स्कैटर्ड हो गया, देखो वेवलेंथ बढ़ गई ना फोटोन की। ये मैंने एक एक्सिस सा खींच लिया ऐसे। ये है मेरा एक्स रे, ये है मेरा सॉरी एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये मेरा वाई एक्सिस है। ये बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ इधर को एक्सरे फोटोन इधर को निकल गया, बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ। चलिए जी, अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन जो है इसका मोमेंटम, चूंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम होगा 0 p। भाई सफिक्स में मैंने ई चिपका दिया इसके, ताकि मुझे पता रहे कि मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। और इसकी एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी इसकी, वो यहां लिख देता हूं, इसकी एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी, वो होगी E इक्वल टू m0c²। ये मेरा इलेक्ट्रॉन था, इसको यहां से शो कर देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये था मेरा इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा यहां से कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि फिगर से ही आपके सही समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये है, अब बिल्कुल ठीक फिगर बन रहा है। आपको भी फिगर ऐसे बना लेना है। उधर को रिकॉइल हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ वेलोसिटी बन गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल गई, v वेलोसिटी मिल गई मान लीजिए, तो उसका मोमेंटम होगा p इक्वल टू mv। और उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E डैश, डैश से डिनोट कर दो इनको, वो होगी mc², क्योंकि मास बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी। अब डायनामिक मास आएगा उसमें m। इधर फोटोन स्कैटर्ड हुआ है, दिस इज स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, दिस इज स्कैटर्ड एक्स-रे फोटोन। तो इसकी एनर्जी होगी E डैश इक्वल टू एच न्यू डैश, E डैश इक्वल टू एच न्यू डैश। जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, जो रिकॉइल हो रहे हैं, उन्हें डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और मोमेंटम होगा इसको P डैश इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया दिस एंगल इज फाई एंगल एंड दिस इज थीटा एंगल। वो फाई एंगल है, ये थीटा एंगल है, यानी कि मेरे पास ये एंगल यहां से नपेगा, एक्चुअली ये एंगल यहां से नपेगा, ये वाला एंगल यहां से स्कैटर्ड हुआ है फोटोन। तो अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो कराता हूं मैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन, सिस्टम के लिए एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू है एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर द कोलिजन कितनी है, इसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी देख लो। तो एच न्यू तो होगी फोटोन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई m0 c² इज इक्वल टू
आफ्टर कोलिजन एनर्जी इसकी एच न्यू डैश प्लस एनर्जी एम सी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं वी कैन से दैट इजीली, यहां से मैं लिख लूंगा एम सी स्क्वायर इजकल टू, एम सी स्क्वायर इजकल टू, इसे उधर भेज दो, मैंने एम सी स्क्वायर इजकल टू लिखना चाह रहा हूं तो एच न्यू डैश को उधर भेज दो, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको। चूंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो आंख बंद करके एनर्जी बिफोर द कोलिजन और एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दिखा दो, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, और अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरीके से आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अलग कंजर्व होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व कराना है मुझे, मेरा ये फिगर है, कहां गया मेरा फिगर, ये रहा। तो मोमेंटम मैं देख लेता हूं, इसका एक्सरे फोटोन का मोमेंटम जो है वो है एच न्यू अपॉन सी एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में इसका 0 है, इसका जो एक्सरे फोटोन है इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में तो होगा एच न्यू अपॉन सी और वाई एक्सिस में होगा इसका 0। चलो जी, अब इलेक्ट्रॉन की बात आई, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0, ये रहा P इक्वल टू 0, चूंकि रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, ये एक्स एक्सिस में भी 0 ही होगा, वाई में भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 ही है इसका। तो अब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा mv, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इधर इधर आएगा mv कोस फाई, और इधर कितना जाएगा mv साइन फाई। भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसे एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ लिया तो इसका आएगा, मान लीजिए मोमेंटम p होता तो p कोस थीटा और p साइन थीटा उधर, तो मेरे पास उसकी वैल्यू है mv, तो mv कोस फाई और mv साइन फाई, चूंकि फाई एंगल पर है वो, दैट्स इट। अब इसी तरीके से इस फोटोन का भी देख लेता हूं मोमेंटम। फोटोन के लिए कैसे करूं, फोटोन के लिए मैं देखता हूं मोमेंटम को, तो फोटोन के लिए मेरे पास आ जाएगा फोटोन के लिए यह है एच न्यू अपॉन सी, ये उधर की डायरेक्शन में जाएगा, यहां तो हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, और यहां आएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व करा रहा हूं, तो एच न्यू अपॉन सी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम 0 है ही, ये बराबर, यानी कि एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं वहां, तो एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो जरा यहां कितना आया, ये आया मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका मोमेंटम mv कोस फाई, इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, लिख दो। mv कोस फाई प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। देखो यहां सी डिनोमिनेटर में है, इसमें है नहीं, तो इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई जो कर दो तो मेरे पास आएगी इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एम वी सी कोस फाई प्लस एच न्यू डैश कोस थीटा, या मैं इसको कह सकता हूं एम वी सी कोस फाई इज इक्वल टू, ये इधर ले लिया उसे उधर ले गया, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इन सिमिलर फैशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग भी
मोमेंटम को कंजर्व कराइए। ये तो था अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना होगा भैया? वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम 0, क्योंकि ये तो एक्सिस के अलोंग चल रहा है फोटोन, तो इसका मोमेंटम 0 है पहले से, तो 0 + 0 इक्वल टू ये आएगा mv sin फाई ऊपर की तरफ, और माइनस, क्योंकि निचले वाला एक्सिस है तो माइनस होगा इसमें से, माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 + 0, 0 + 0 इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास mv sin फाई माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। माइनस इसीलिए आया चूंकि एक मोमेंटम ऊपर को तो प्लस होगा, नीचे को माइनस होगा, तो ये निचले वाला है माइनस वाला। जरा सी से इसे भी मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर लो और थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा mvc साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बहुत एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को धीरे से सोल्व करते चले जाएंगे प्लीज। तो मेरे पास आ गया ये इक्वेशन। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं एमवीसी, अब मेरे पास मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कंजर्व है, वाई एक्सिस अलग कंजर्व है। मैं इन दोनों इक्वेशनों को एक इक्वेशन में कंबाइन करना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करके इनका ऐड कर दूं। तो स्क्वायरिंग 2 and 3 and adding we get, स्क्वायर करके ऐड करो, जरा इसका स्क्वायर करो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से आएगा कोस स्क्वायर फाई, यहां से आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लेके कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू इसका पहले इसका स्क्वायर कर लो, तो एच न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी जब मैंने सी की इसमें गुणा कर ही ली थी तो ये सी नहीं आएगा, यहां पे ये आएगा एच न्यू डैश। ठीक है, तो एच न्यू डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस इनका स्क्वायर कर लो, तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच न्यू डैश स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 एच न्यू डैश कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया 1, और इधर से देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को फिर से कंबाइन कर लो, ये भी 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां भी एक टर्म बनेगी, तो मेरे पास बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास h न्यू स्क्वायर, बनेगा मेरे पास h न्यू डैश स्क्वायर, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कह देता हूं, इसको थोड़ा सा सही लिख लेता हूं मैं, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये रहा एच न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एच न्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया, फिर एच न्यू स्क्वायर और माइनस का 2 एच न्यू डैश कोस थीटा, तो प्लस का एच न्यू स्क्वायर माइनस का 2 एच न्यू डैश कोस ऑफ थीटा, ये अगेन फिर से 1 हो जाएगा, तो मेरे पास टर्म आएगी m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर, इसको पहले लिख लो इसको बाद में, तो एच न्यू स्क्वायर प्लस
एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर जितनी भी आई है दे दो जरा, कितनी आई थी, 2 3 4 तक आ जाएगी, 4 आ गई इक्वेशन। तो देखो मैंने अब तक क्या किया है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करा लिया है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग कंजर्व कराया, वाई एक्सिस के अलोंग अलग कंजर्व कराया, फिर मैंने क्या किया, उन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो मैंने मोमेंटम का तो स्क्वायर कर दिया, एनर्जी का नहीं किया मैंने अब तक। तुम एनर्जी का भी एक बार स्क्वायर कर दो, तो एनर्जी वाली टर्म का भी एक बार स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, ये रही 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 मेरी है एच न्यू प्लस नहीं एम सी स्क्वायर इजकल टू, ये वाली है एम सी स्क्वायर इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो मेरे पास है एम सी स्क्वायर इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस, और इक्वेशन थी मेरी एम नोट सी स्क्वायर, एम नोट सी स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। इसे थोड़ी देर के लिए ये मान लो, इसे मान लो बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कर लें, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4, एम का स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। इसको दोबारा से खोल लो, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू स्क्वायर माइनस एच न्यू डैश स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी एच न्यू डैश और प्लस एम नोट सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और एम नोट सी स्क्वायर। इस इक्वेशन में से जो भी है 5 में से 4 घटा दो, 5 में से 4 को घटा दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस 5 में से मैं 4 को घटा रहा हूं, तो 5 माइनस 4 यहां लिख देता हूं, 5 माइनस 4 इक्वेशन, तो 4 लिख लो। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश और कोस थीटा। लंबी लाइन खींचो, लंबी लाइन खींच दो एक, और जो बच रहा है उसे लिख दो भैया। देखिएगा प्लीज, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, बस। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, तो मेरे पास टर्म बचेगी एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है बच्चों, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू, यहां से इस टर्म को पहले लिख लो, चाहो इसको पहले लिख लो, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एच न्यू डैश, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 एच न्यू डैश, 2 एच न्यू डैश, तो इसमें कोस थीटा बचेगा, तो कोस थीटा ऊपर बचेगा 1 और माइनस के 1, क्योंकि इसमें से कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, तो माइनस का 1 बच जाएगा यहां। फिर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट
सी स्क्वायर, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 6 कह दिया इसे मैंने, ठीक है। चलिए, नाउ वी नो दैट, मैं जानता हूं एक रिलेशन m इजकल टू है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रिलेटिविटी में मास करेक्शन फॉर्मूला है m इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह है मास इन मोशन और यह है रेस्ट मास। मैंने पहले भी लिखा हुआ है कई बार बच्चों, तो आपको ध्यान से इसे लिख लेना है। मेरे पास हो गया, इसका जरा स्क्वायर कर दो, तो m स्क्वायर इजकल टू m0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है पूरी। इसको इधर ले जाओ, तो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू m0 स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को c की पावर 4 से गुणा कर दो। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करते चले जाओ, मल्टीप्लाई c की पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, तो मेरे पास आएगा m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4। इसके अंदर गुणा कर दो, तो m स्क्वायर c की पावर 4 1 में हो गई गुणा, माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर c की पावर 4 m स्क्वायर वी स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, और इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगी इजकल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4। तो मेरा रिलेशन जो बनेगा यहां से, ये रिलेशन बन के आया मेरा, ध्यान से देखना बच्चों, m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर c स्क्वायर इजकल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4। मेरी कितनी इक्वेशन आ गई थी? 6 आ गई थी, 7वीं इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7। मेरी इक्वेशन नंबर 7 इससे आ गई। यहां मैंने किया था स्क्वायर, यहां मैंने किया था स्क्वायर। यह है मास इन मोशन। स्क्वायरिंग कर दिया था मैंने, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब जरा देखना, 7 में है m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर, और 6 में है m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वेशन 6 की और 7 की। तो मैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को बराबर कर देता हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो बराबर टर्म्स है उसे तो हटा दो, राइट हैंड साइड दोनों की बराबर कर दो। तो मेरे पास ये बराबर आएगी उसकी राइट, यानी कि ये टर्म बराबर आ गई मेरे पास इस टर्म के। तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, 7 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6 m0 स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू, यह आएगा 2 h न्यू डैश कोस थीटा माइनस 1, 2 h न्यू डैश कोस थीटा माइनस 1, और प्लस ये है मेरे पास प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 h न्यू डैश माइनस इंटू कोस थीटा है शायद, नहीं m0 c स्क्वायर, ये आ गई। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बची टर्म ये। इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले आओ, इस वाली टर्म को, तो मेरे पास हो जाएगी 2 टाइम्स
एच न्यू डैश, और ये हो जाएगी माइनस हो जाएगी इधर, तो ये बदल जाएंगे, मतलब ये टर्म इधर आके माइनस होगी तो माइनस की 1 में गुणा होगी तो 1 तो हो जाएगा प्लस, और कोस थीटा में होगी तो कोस थीटा हो जाएगा माइनस, तो मैं इसको कह सकता हूं 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। भाई ये टर्म इधर आएगी तो इज इक्वल टू इधर है 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट रही है अभी, तो काट दो, तो मेरे पास बचेगा, उस टर्म को इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, तो मेरे पास बचा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इसमें से एच कॉमन ले लो बच्चों, तो एच कॉमन लेते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। एच से एच कट गई तो मेरे पास बची टर्म न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा। इस एम नोट सी स्क्वायर को जरा उधर ले जाओ उसके नीचे, तो मेरे पास आएगी टर्म न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर न्यू डैश, इन्हें ब्रैकेट में रख लिया मैंने दोनों को, और 1 माइनस कोस थीटा। अब इस न्यू डैश को मैं इनके दोनों के नीचे ले आऊंगा अलग अलग, तो मेरे पास टर्म बनेगी न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। इससे कट गया, इससे कट गया ये, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा बचे। दिस इज दी कॉम्पटन, ये कॉम्पटन शिफ्ट है वेव, कॉम्पटन शिफ्ट है एनर्जी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट। और कॉम्पटन फॉर्मूला भी है, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मुझे चाहिए वेवलेंथ की टर्म्स में भैया, वेवलेंथ में चेंज चाहिए मुझे, फ्रीक्वेंसी में नहीं चाहिए था। शुरुआत में ही था डेफिनेशन में कि वेवलेंथ में कितना चेंज आता है, तो वेवलेंथ में चेंज देख लूंगा। कुछ इस तरीके से फिगर था, रफली फिगर बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, ये एक्सरे फोटोन, दिस इज एक्सरे, वो इधर को स्कैटर्ड हो गया था, ये हो गया स्कैटर्ड एक्सरे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को रिकॉइल हो गया था, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये था फिगर। तो वेवलेंथ यदि मैं इसकी यहां लैम्डा मान नहीं थी मैंने, तो ये थी लैम्डा डैश, तो वेवलेंथ बढ़ गई थी इसकी, तो इसका मतलब है मैं जानता हूं वी नो न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू होता है सी, या फिर मैं इसको कह सकता हूं न्यू इक्वल टू है सी अपॉन लैम्डा, एंड न्यू डैश लैम्डा डैश इक्वल टू सी, तो न्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश। ये दोनों वैल्यू वहां पुट कर दो, तो 1 अपॉन न्यू डैश की जगह क्या आएगा, सी अपॉन लैम्डा डैश माइनस 1 अपॉन सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा। दोनों लैम्डा डैश ऊपर जाएगा, इधर लैम्डा ऊपर जाएगा, तो मेरे पास बनेगा लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट जरा देख लें,
लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इजकल टू बना है मेरे पास एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। सी कॉमन आ रहा है तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम नोट इंटू सी। भाई 1 अपॉन सी आएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर यहाँ है तो एक सी से सी कट जाएगा और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। दिस इज Compton shift in wavelength और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इसको मैं कहता हूं डेल्टा लैम्डा इजकल टू, क्योंकि डेल्टा लैम्डा के बराबर होगा। जरा इस स्लाइड में देख लो बच्चों, लैम्डा डैश उससे बड़ी वेवलेंथ है लैम्डा, वो ओरिजिनल वेवलेंथ थी, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजकल टू डेल्टा लैम्डा। और हमेशा स्कैटर्ड वेवलेंथ याद रखना, हमेशा जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी वही ज्यादा बड़ी होगी, जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी वो कम होगी, छोटी होगी। ठीक है, चलिए जी अब इसके कुछ स्पेशल केस। तो स्पेशल केस का मतलब है इसके, यदि मैं रिजल्ट डिस्कस करूं, थोड़ा मैं रिजल्ट डिस्कस कर देता हूं इसके। तो रिजल्ट्स देखने से ही पता चल रहा है कि लैम्डा डैश यानी कि चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ इधर एच भी कांस्टेंट है, एम नोट और सी भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एम नोट सी भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो थीटा पर डिपेंड करता है। तो चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल थीटा ऑफ फोटोन। फोटोन का जो स्कैटरिंग एंगल होगा केवल और केवल इस पर डिपेंड करेगी। और ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ है कि इंसिडेंट वेवलेंथ की जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करती है चेंज इन वेवलेंथ। तो एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और ये सभी जितने भी सब्सटेंस है, चूंकि एच की वैल्यू सेम, एम नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जितने भी सब्सटेंस है लो एटॉमिक सब्सटेंस के जितने भी सब्सटेंस होंगे सबके लिए डेल्टा लैम्डा जो है चेंज इन वेवलेंथ वो बराबर होगा, सेम होगा। तो डेल्टा लैम्डा जो है वो सेम होगा। तो इसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, यदि थीटा की वैल्यू हो मेरे पास 30 डिग्री तो वैन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यदि स्कैटरिंग फोटोन 30 डिग्री पर स्कैटर्ड होके जाए तो डेल्टा लैम्डा इजकल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। रिजल्ट नंबर 2, मैं 2 रिजल्ट बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन्स नंबर 2, वहन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप चाहें तो 45 में भी कर सकते हैं, पहले 45 कर लीजिए प्लीज। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस 45। और कोस 45 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। नंबर 3, मुझे अभी देखना, मुझे फोर्थ रिलेशन से कुछ 60 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस 60।
और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2। तो 1/2, 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। नंबर 4, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये वाला केस ऐसा है जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर से फोटोन आया और ये इधर को चला गया 90 डिग्री पे, ऐसे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाला थीटा बराबर है 90 डिग्री बच्चे। ये वाला केस है, ये एक्सरे थी, ये स्कैटर्ड एक्सरे 90 डिग्री पर चला गया। तो दिस इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c। और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड, m0 की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो MKS में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.0242 एंगस्ट्रॉम। एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसको आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि जब 90 डिग्री पर कोई फोटोन स्कैटर्ड होता है बच्चे, किसी भी सब्सटेंस से हो, चाहे किसी भी सब्सटेंस से हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसी भी सब्सटेंस से जब 90 डिग्री पर फोटोन स्कैटर्ड होता है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आनी है, और वो है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट 4 हो गए कंक्लूजन। नंबर 5, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैक्सिमम चेंज ऑफ वेवलेंथ इज ये वाला 0. मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम चेंज है, अभी नहीं है हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ में चेंज, अभी नहीं है। तो अभी इसके हम नंबर 5, कंक्लूजन नंबर 5, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा भी तो हो सकता है कि फोटोन इधर से ही आए और इधर को ही चला जाए, तो मैक्सिमम चेंज होगा वेवलेंथ में। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है -k1। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 + 1, यानी कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2H/m0c, और H/m0c की तो मैंने अभी वैल्यू निकाली है, तो 2 इंटू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आएगा 0.04884 एंगस्ट्रॉम। दिस इज लैम्डा, ये आ गया जी। और ये मैक्सिमम चेंज है, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता बस वेवलेंथ में। इसको मैं लिखता हूं लैम्डा मैक्सिमा। ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग होता है। केस ऐसा है जैसे इलेक्ट्रॉन तो यहां है, इलेक्ट्रॉन ये इधर से आ रहा है, फोटोन ऐसे टक्कर मारी तो वो इधर को ही चला गया, ऐसे इधर को चला गया, आया इधर से था, इधर से आया था, इधर को ही चला गया, तो 180 डिग्री पर हो गया इसका, 180 डिग्री पर स्कैटरिंग हो गई इसकी। तो ये था इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है बस। कहता है मैक्सिमम चेंज जो है वेवलेंथ में, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया था इसी 2024 में आया क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन पीछे से लग के आता है छोटा सा, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करा लेगा आपसे और फिर कह देगा कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद विजिबल लाइट सो दैट।
तो आपको ये लिखना है मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ मुझे पता है 0.0465 एंगस्ट्रॉम है, मैंने अभी कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट किया है 0.0484 एंगस्ट्रॉम, तो कोई बात नहीं आप इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रफली 0.05, या फिर मैं इस 8 को यहां 1 करके जोड़ दूं तो 0.05 एंगस्ट्रॉम है, यह है मैक्सिमम चेंज डेल्टा लैम्डा मैक्सिमा, ठीक है, इतना चेंज हो सकता है बस। दिस स्मॉल, ये इतना छोटा है, दिस स्मॉल देयरफॉर कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड फॉर वेवलेंथ लॉन्गर देन ए फ्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, क्योंकि ये एक यूनिट से ज्यादा की यदि 5, 7, 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की वेवलेंथ है आपके पास, तो ये उसमें ऑब्जर्व नहीं होती है क्वांटिटी। कहता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, चूंकि एक्सरे जो है हमारे पास, उसकी जो एक्सरे की जो, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक्सरे की जो हमारे पास वेवलेंथ हुआ करती है बच्चों, एक्सरे की वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमा कितना है 0.05, देयरफॉर परसेंटेज इंसिडेंट रेडिएशंस इज अबाउट, जो परसेंटेज चेंज होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा 0.05 इंटू 1 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम में था भाई, 1 एंगस्ट्रॉम की थी उसकी, और उसमें 0.05 का चेंज हुआ था अपॉन 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5% चेंज एक्सरे में, फॉर एक्सरे। चूंकि एक्सरे की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए इसमें परसेंटेज चेंज होगा 5%। अब चूंकि विजिबल रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है साहब, फॉर विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट के लिए क्या है जी, परसेंटेज चेंज जो होगा उसकी वेवलेंथ मुझे पता है कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम ले रहा हूं, तो 0.05 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 100, सॉरी ये जो है ये इंटू 100 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, इतना था ना, तो इंटू यह जाएगा मेरे पास इंटू 100 अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम, तो बचा कितना पॉइंट, तो मेरे पास परसेंटेज चेंज आएगा 0.001%, इतना चेंज है, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज कर रहे हैं तो इतने परसेंट चेंज है जो कि अनडिटेक्टेबल होगा। और सही भी है, देखो यदि आपके पास 5 रुपये हैं तो 5 रुपये में से कोई आपका 1 रुपया ले ले तो चेंज दिखने वाला है, 5 में से 1 ले लिया उसने तो बचे 4, लेकिन यदि आपके पास 5000 रुपए हैं और उसमें से 1 रुपया कोई ले ले तो चेंज नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इतना छोटा चेंज है। तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ में से इतना छोटा सा चेंज अनडिटेक्टेबल है, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ में से इतना चेंज ऑब्जर्वेबल है। तो दैट्स इट, यहां तक हमने इसको कर लिया, ये आपका कॉम्पटर इफेक्ट वेरी इजीली आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। मिश्रा सर।